हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस स्प्रिंग बूट के सीरीज में। मैं हूं मानवेश। लास्ट लेक्चर में जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने देखा कि कैसे हम एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को सेटअप कर सकते हैं, कैसे हम उसमें एक बेसिक सा CRUD एप्लीकेशन लिख सकते हैं। और हमने स्टार्ट किया था गेट एंड पॉइंट से, जहां हमने एक सिंपल सा गेट एंड पॉइंट बनाया था और हम उसे हिट कर रहे थे ब्राउजर में और हम उससे रिस्पॉन्स देख रहे थे। अगर हम वापस जाएं अपने सोर्स कोड पे तो हमने /getPerson नाम का एक एंड पॉइंट बनाया था और हमने इस पे एक स्ट्रिंग को रिटर्न किया था। और उसके साथ ही हमने एक और एनहांसमेंट किया था कि हमने अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में एक पोर्ट डिफाइन किया था 8765, जिसपे हमारा वेब एप्लीकेशन रन हो रहा था। अगर मैं उस सेम एंड पॉइंट को ब्राउजर में हिट करता हूँ तो मुझे एक एप्लीकेशन मिलता है। बट हमारा एक और रिक्वायरमेंट है जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हो सकता है कि आपने जो अपना एंड पॉइंट क्रिएट किया है /getPerson, हो सकता है आपने बहुत जगह देखा होगा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में या आपके किसी फ्रेंड के प्रोजेक्ट में या कहीं भी, कि उसके आगे में आपने कुछ प्रीफिक्स देखा होगा। फॉर एग्जांपल /API/v1 या /API/prod, कुछ इस तरह का आपका प्रीफिक्स ऐड हो सकता है एंड पॉइंट पे के पहले। तो वो हम लोग कैसे हैंडल करते हैं? क्या हमें हर एक एंड पॉइंट के लिए अलग अलग बार बार हमें उसे डिफाइन करना होगा? आइए उसे देखते हैं। अगर हम अपने फीड क्लास में जाएं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था, तो हमने यहाँ पे @getMapping/getPerson डिफाइन किया था। सबसे बेसिक तरीका ये है कि हमने जहाँ पे @getMapping या जो भी हमने मैपिंग डिफाइन किया है वहाँ पे उसके आगे में हम /API/v1 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसे सेव करोगे, अगर आप फिर से अपने सर्वर को स्टार्ट करोगे तो अपना सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आप अगर इसे रीलोड करोगे तो यहाँ पे /API/v1 करने पे आपको आपका रिस्पांस मिल जाएगा। बट आइए हम देखते हैं कि ये किस तरह से, ये एक बहुत मैनुअल प्रोसेस है जिसे हम फॉलो नहीं करेंगे और हम इसे क्यों फॉलो नहीं करेंगे। सपोज़ हमने एक नया यहाँ पे एंड पॉइंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एग्जाम्पल गेट एनिमल नाम का एक एंड पॉइंट बनाते हैं। गेट एनिमल वेलकम टू फीड एप्लीकेशन एनिमल एंड पॉइंट, और हमने यहाँ पे बेयर मिनिमम हमने अपना API एंड पॉइंट डिफाइन किया है /getAnimal। तो क्या ये /API/v1 यहाँ भी ऐड होगा? नहीं। अगर हम इसे फिर से प्रोजेक्ट को रन करते हैं, अपने ब्राउज़र पे दोबारा हम जाएंगे, हमारा प्रोजेक्ट अब बिल्ड हो चुका है। अगर हम /API/v1/getPerson हिट करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स आएगा। बट अगर हम लास्ट में यहाँ पे गेट एनिमल हिट करेंगे तो हमें वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे सिर्फ गेट एनिमल हिट करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स उसका आएगा। तो ये एक तरह से बहुत मैनुअल प्रोसेस है जहाँ पे हमें हर एक एंड पॉइंट के लिए डिफाइन करना हो रहा है कि आगे में उसका प्रीफिक्स क्या होगा। हो सकता है कि आपका रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा हो कि आप अपने पूरे प्रोजेक्ट लेवल के हर एक एंड पॉइंट पे आप इस टाइप का प्रीफिक्स को ऐड करना चाहते हैं। तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे, आइए हम देखते हैं। उसे करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में जाएंगे जहाँ हमने लास्ट टाइम पोर्ट डिफाइन किया था, और हम उसमें एक न्यू प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे जिसका नेम है सर्वर डॉट सर्वलेट डॉट कॉन्टेक्स्ट पाथ इज इक्वल टू। अब ये जब आप प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे सर्वर डॉट सर्वलेट डॉट कॉन्टेक्स्ट पाथ, तो ये क्या करेगा, आपके हर एक एंड पॉइंट के पहले जो भी आप यहाँ पे वैल्यू ऐड करोगे वो उस प्रीफिक्स को उस पर ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे /API/v1 डिफाइन करें, तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। हमें ध्यान रखना होगा कि हम लास्ट में यहाँ पे स्लैश ऐड ना करें, क्योंकि अगर हम लास्ट में यहाँ स्लैश ऐड करेंगे तो हमारा जो कंट्रोलर क्लास है हमें यहाँ से आगे से स्लैश हटाना पड़ेगा। और जनरली ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन हम फॉलो करते हैं इंडस्ट्री में कि हम हमेशा अपने एंड पॉइंट को स्लैश से स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में हम उसे एंड एक स्लैश से ना करें। तो हमने यहाँ पे /API/v1 डिफाइन कर दिया है। अब अपने हम फीड क्लास में जाएंगे और हम अपने सारे एंड पॉइंट के आगे से जो हमने प्रीफिक्स ऐड किया था हम उसे रिमूव कर देंगे। रन करने के पहले मैं आपको एक चीज़ पे ध्यान दिलाऊंगा, वो आपका कंसोल का लॉग है। तो हमारा ये जो कंसोल लॉग है, यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट मिला है, टॉमकैट सर्वर ऑन पोर्ट 8765 इज रनिंग विथ कॉन्टेक्स्ट पाथ @/। तो आप जब कोई कॉन्टेक्स्ट पाथ को ऐड नहीं करते हो स्प्रिंग बूट में, तो स्प्रिंग बूट उसे रूट कॉन्टेक्स्ट पाथ पे रन करता है। वो उसको स्लैश मान के वो सारे एंड पॉइंट्स को क्रिएट करता है। जब हमने यहाँ पे अपना एक कस्टम कॉन्टेक्स्ट पाथ ऐड कर दिया है, तो ये जो स्लैश है वो उससे अब स्प्रिंग बूट ओवरराइड कर देगा हमारे कस्टम कॉन्टेक्स्ट पाथ के साथ। तो आइए अब हम इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करके देखते हैं कि ये कैसा बिहेव कर रहा है। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ बिल्ड हो चुका है। अगर आप दोबारा से यहाँ पे आके लॉग देखोगे तो टॉमकैट सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8765 विथ कॉन्टेक्स्ट पाथ /API/v1। तो स्प्रिंग बूट का जो डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट पाथ था स्लैश, उसको उसने ओवरराइड कर दिया हमारे विद गिवन कॉन्टेक्स्ट पाथ जो हमने डिफाइन किया अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल में। अगर हम अपने ब्राउज़र में फिर से चलते हैं
और इस बार हम स्लैश गेट एनिमल को हिट करने का ट्राई करते हैं। ये एंड पॉइंट अब अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने उसके आगे में /API/v1 पूरे प्रोजेक्ट लेवल पे डिफाइन कर दिया है। अगर हम इसे हिट करेंगे तो हमें यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स मिलेगा। सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पे API/getPerson हिट करेंगे तो हमें यहाँ पे अपना जो getPerson का रिस्पॉन्स है वो मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट लेवल पे एक ग्लोबल लेवल पे हम एक कॉन्टेक्स्ट पाथ को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा आज का सेकंड टॉपिक है कि लॉगर लेवल क्या होते हैं। तो लॉगर लेवल का बहुत सिंपल मीनिंग ये है कि जो भी आप अपने कंसोल पे प्रिंट करते हो, जब आप अपने एप्लीकेशन को रन करते हो तो जो भी आपको स्टेटमेंट्स प्रिंट होते हुए दिखते हैं आपके कंसोल पे, उसे हम कहते हैं एक लॉगर। अब ये लॉगर जो होता है वो कई तरह के हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने जब किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रिंट किया है तो वो प्रिंट हो सकता है कभी किसी एरर को सिग्निफाई करता हो सकता है कभी वो किसी एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन को सिग्निफाई करता हो, कभी वो एक वार्निंग को सिग्निफाई करता हो। इसे लेके स्प्रिंग बूट ने एक टर्म दिया है जिसको कहते हैं लॉगिंग लेवल। तो आप किस तरह के चीज़ों को आप लॉग करना चाहते हो उसे हम कहते हैं लॉगिंग लेवल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्प्रिंग बूट में देखें तो हमें कुछ लेवल्स हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिलते हैं, जैसे कि वार्न हो गया, इन्फो हो गया, डीबग हो गया, ट्रेस हो गया, फैटल हो गया, एरर हो गया। तो मान लीजिए आपने एक ट्राई कैच ब्लॉक लिखा है जहाँ पे आप एक एरर को हैंडल कर रहे हो। वहाँ पे हो सकता है आप चाहते हो दिखाना कि मुझे एक एरर को यहाँ पे सिग्निफाई करना है, तो आप वहाँ पे लॉगिंग लेवल को एज एन एरर सेट कर सकते हो। सपोज करो कि आपने एक नॉर्मल सा एक मैसेज कन्वे करना है, उसके लिए आप इन्फो को चूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत माइन्यूट लेवल चीज़ों को डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जांपल डेटाबेस का वर्जन क्या रन हो रहा है, क्या क्वेरीज रन हो रहे हैं, अगर आपको वो सिग्निफाई करवाना है तो उसके लिए आप डीबग या ट्रेस लेवल्स का हेल्प ले सकते हो। अब ये हमारे लिए यूज़फुल कैसे है, अगर आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में आओगे, मैं इसे फिर से रन करता हूँ तो हमारा एप्लीकेशन अब रन हो चुका है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी लॉगर स्टेटमेंट जनरेट हुए हैं उनके आगे एक कीवर्ड है इन्फो 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 इन्फो। तो बेसिकली ये जो लॉगर्स है इसके पीछे का मतलब ये है कि ये जब भी स्प्रिंग बूट ने बाय डिफ़ॉल्ट सेट किए होंगे तो उसका उन्होंने लेवल इन्फो रखा है। इन्फो का मतलब क्या है कि वो एक नॉर्मल सा मैसेज को कन्वे करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि हमारे प्रोजेक्ट में आप जब कस्टम लॉगर सेट करोगे, वो हम देखेंगे कैसे आगे होता है हमारे प्रोजेक्ट के एंड पे, जब देखोगे कि वो कैसे हम लोग सेट करते हैं तो हो सकता है कि आप चाहते हो कि किसी टाइम पे आप लॉगर लेवल को और माइन्यूट चीज़ों को दिखाने के लिए प्रेजेंट करो, या आप चाहते हो कि मुझे बस एरर ही दिखे, मुझे बाकी इन्फो स्टेटमेंट्स ना दिखे। उसके लिए क्या होता है कि हमें अपने एप्लीकेशन में कस्टम लॉगिंग लेवल को सेट करना होता है। जैसे कि मान लो आपके प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लॉगर्स है, उसमें से कुछ इन्फो लेवल पे रन कर रहे हैं, कुछ डीबग लेवल पे रन कर रहे हैं, कुछ एरर लेवल पे रन कर रहे हैं, कुछ वार्निंग लेवल पे रन कर रहे हैं। लेकिन स्प्रिंग बूट क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इन्फो लेवल को चूज़ करता है और जो भी लॉगर्स आपका इन्फो लेवल होंगे या उसके ऊपर के लेवल के होंगे बस वो उन्हीं को डिस्प्ले करेगा, वो नीचे के आपका ट्रेस या आपके डीबग लेवल को डिस्प्ले नहीं करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम उन लेवल को भी डिस्प्ले करें तो उसके लिए क्या तरीका है, उसका तरीका ये है कि आपको एक अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल में आपको एक न्यू प्रॉपर्टी को डिफाइन करना होगा, जिसका यहाँ पे सिंटैक्स है लॉगिंग डॉट लेवल। यहाँ पे आपका पैकेज नेम डिफाइन होगा इज इक्वल टू आपका लेवल का नेम। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आपका जो भी यहाँ पे लॉगर स्टेटमेंट्स है इस फीड क्लास में, उसके अंदर का आपने अगर इन्फो डीबग भी डिफाइन किया हुआ तो आप चाहते हो कि मुझे डीबग या उसके ऊपर लेवल के सारे लॉगर्स विजिबल हो। तो क्या करना है आपको अपने क्लास का पैकेज नेम को यूज़ करना है। अब हो सकता है कि आपका एक पैकेज नेम के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो तो वो उन सब के लिए अप्लाई होगा। सपोज़ कीजिए कि हमने इस पर्टिकुलर पैकेज नेम को कॉपी किया और अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल में हम गए और यहाँ पे हमने अपने पैकेज नेम को यूज़ किया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो भी लॉगर्स हो, जो भी डीबग लेवल के ऊपर का हो, वो यहाँ पे आके लॉग हो जाए मेरे कंसोल पे। रन करने के पहले मैं एक बार श्योर करना चाहूँगा कि हमारे पास जो भी लॉगर्स भी विजिबल हो रहे हैं वो इन्फो 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 वो सारे इन्फो लेवल के हैं। इन्फो के नीचे लेवल के लॉगर्स अभी डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं क्योंकि जस्ट टू रीआइट्रेट अगेन स्प्रिंग उन्हें एज अ इन्फो डिफ़ॉल्ट चूज़ करता है। अब जब हम इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट अब बिल्ड हो चुका है। अगर आप अपने लॉगर लेवल्स को देखोगे तो आपको यहाँ पे कई सारे इन्फो लेवल्स तो दिख ही रहे हैं, साथ में आपको यहाँ पे एक डीबग लेवल का भी एक लॉगर जनरेट हुआ है जो बताता है कि मेरा स्प्रिंग बूट का रनिंग वर्जन क्या है। ये लॉगर पहले नहीं था, बट वो लॉगर अब इसलिए काम कर रहा है क्योंकि हमने अपने इस पर्टिकुलर पैकेज नेम के अंदर com.springboot.feed.spring.crud के अंदर हमने डीबग लेवल यूज़ किया है। जो भी लॉगर या तो हमने सेट किया या उन्हें स्प्रिंग बिहाइंड द हुड रन कर रहा है, अगर उसके लेवल डीबग होंगे तो वो उसे लाके यहाँ पे फिक्स कर देगा, उसे लाके यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो ये एक तरीका है जिससे हम अपने एप्लीकेशन में किसी भी क्लास का, किसी भी पैकेज का जो लॉगिंग लेवल है उसको चेंज कर सकते हैं
ताकि हमें उसका पर्टिकुलर लॉगर्स मिले। अब आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हम कैसे एक कांस्टेंट वैल्यूज़ को अपने प्रोजेक्ट में थ्रू आउट यूज़ कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि ये किस टाइप का बिजनेस यूज़ केस को डिफाइन करता है। सपोज़ कीजिए आपका एक प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो रहा है। उस प्रोजेक्ट में आपने एक वैल्यू सपोज डिफाइन करना चाहते हो एट द होल प्रोजेक्ट लेवल। सपोज करो आप चाहते हैं कि जिसने ये डेवलप किया है, फॉर एग्जांपल डेवलपर नेम, वो आप चाहते हो कि आप उसे एक कांस्टेंट, उसे आप एक कॉमन प्लेस पे डिफाइन करो और आप उसे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट यूज़ करो बिना उसे बार बार डिक्लेयर किए हुए। उसका तरीका क्या है कि हमें स्ट्रिंग का एक एनोटेशन को यूज़ करना होता है जिसे हम कहते हैं @वैल्यू एनोटेशन। आइए हम देखते हैं कि कैसे काम करता है। अब सपोज़ हमें इस फीड एप्लीकेशन में हमें हर एक एंड पॉइंट में हमें ये रिटर्न करवाना है कि एक वैल्यू जो कि फिक्स्ड वैल्यू है। उसका एक तरीका ये है कि हम अपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग सपोज डेवलपर नेम इज इक्वल टू मानवेश नरेंद्र। अब हम चाहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को हमारे एक एंड पॉइंट में रिटर्न करवाएं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने रिस्पॉन्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। डेवलप बाई, यहाँ पे अपना वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे। ये हमें जावा से मिलता है और इसे हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रकार से अगर हम चाहें तो हम इसे नेक्स्ट वाले मेथड में भी यूज़ कर लेंगे, एनिमल एंड पॉइंट। इसे हम सेव कर देते हैं और इसे हम फिर से बिल्ड करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ बिल्ड हो चुका है। आइए हम देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है ब्राउज़र में। तो अगर हम यहाँ रिस्पॉन्स देखें तो हमें यहाँ पे मिल रहा है डेवलप बाई मानवेश नरेंद्र। ये एक बहुत बेसिक तरीका है, बट इसका एक डिसएडवांटेज क्या है मुझसे समझते हैं। सपोज़ करो आपके पास यहाँ पे और मल्टीपल, मान लो 4-5 क्लासेस डिफाइंड है, आपको हर जगह पे ये एक वेरिएबल को रिटर्न करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें हर एक क्लास में जाके एक ऐसा वेरिएबल को डिफाइन करना होगा और वहाँ पे उसका वैल्यू को सेट करना होगा। नाउ ये एक तरीका है जो यूज़ में होता है, बट हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो वैल्यू है वो मेरे प्रोजेक्ट एप्लीकेशन पे हर जगह कांस्टेंट है। तो क्यों ना हम उसे एक ऐसे जगह डिफाइन करें जहाँ पे हम इसे हर प्रोजेक्ट लेवल पे यूज़ कर पाएँ। उसके लिए बेस्ट जगह क्या है, आपका एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल में और वहाँ पे जाके हम एक नया प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे जिसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है, वैर नेम इज इक्वल टू वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि मेरा वेरिएबल नेम हो एप्लीकेशन डॉट डेवलपर डॉट नेम इज इक्वल टू मानवेश नरेंद्र। अब हमने क्या किया, हमने अपने एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ फाइल में हमने एक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया। अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे प्रोजेक्ट लेवल पे किसी भी क्लास में इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम अपने क्लास में जाएंगे और हम एक यहाँ पे नया वेरिएबल डिफाइन करेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग डेवलपर नेम, राइट। अब हम क्या करेंगे, अपने डेवलपर नेम को हम सारे जगह पे यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ आर हार्ड कोडेड वेरिएबल नेम। बट हमारा क्वेश्चन है कि इस वेरिएबल का वैल्यू वो एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल से कैसे पिक करेगा। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक एनोटेशन यूज़ करना है जिसका नाम है वैल्यू। अब इस वैल्यू के अंदर क्या है कि वैल्यू हमें इंपोर्ट करना होगा स्ट्रिंग से। अब इस वैल्यू के अंदर क्या है कि आपको डिफाइन करना होगा अपने उस वेरिएबल का नेम जो आपने प्रॉपर्टीज़ में डिफाइन किया है। उसके लिए हमें डॉलर और हमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो हमने वेरिएबल नेम यहाँ पे डिफाइन किया है हमें उसे यहाँ पे आके यूज़ करना होगा। हमने अपने वेरिएबल नेम को यहाँ पे यूज़ कर लिया। आइए देखते हैं कि ये बिल्ड करने पे कैसा रिस्पांस देता है। तो हमारा प्रोजेक्ट अब बिल्ड हो चुका है, हम इसका रिस्पांस चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे रिस्पांस चेक करोगे तो आपको दिख रहा है कि आपका जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया था एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल में वो उसे पिक कर चुका है। मैंने यहाँ पे जानबूझ के डबल कोट दिया था ताकि आपको समझ में आए कि वो सच में पिक किया है। अगर आप चाहते हो कि आपको डबल कोट्स ना आए तो आप यहाँ से फ्री टू यूज़ हो, आप अपना डबल कोट्स कैसे रिमूव कर सकते हो और वो एज इट इज़ काम करेगा। मैं ऐसे अगर फिर से बिल्ड करूँ, अगर मैं इसे फिर से रिफ्रेश करूँ तो मुझे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे जो हमारा एंड पॉइंट था वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को यूज़ कर पा रहा है। तो ये एक तरीका है कि आप अपनी किसी कांस्टेंट वैल्यू को आप अपने एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ फाइल में डिफाइन कर सकते हो और आप उसे प्रोजेक्ट के किसी भी लेवल पे यूज़ कर सकते हो। ना इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, कल को मान लो आपके पास यहाँ पे 5-6 क्लासेज आएंगे, अगर आपने ये तरीका यूज़ नहीं किया होगा, अगर आपने हर क्लास में जाके एक अपना वेरिएबल डिफाइन किया होगा,
कल को अगर आपको उस वेरिएबल को चेंज करना होगा, आपको नेम चेंज करना होगा, उसके लिए आपको हर एक क्लास में वो एक पर्टिकुलर चेंजेस करने होंगे। बट इस तरीके से क्या है कि आप अपने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल में आकर आप बस इस वैल्यू को चेंज कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे उसको चेंज कर देता हूँ एज मानवेश ओनली, और अगर मैं अब इसे बिल्ड करूँगा तो जहाँ जहाँ मेरे जिस भी क्लास में ये यूज़ हुआ होगा वो उस क्लास में उसे पिक कर लेगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी से उसे पिक कर रहा है। मैं इसे अगर रिफ्रेश करूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो उसे ऑटोमेटिकली पिक कर दिया। मैंने बस एक जगह पे चेंजेस किया और वो हर जगह पे पिक कर लिया। तो आइए समझते हैं अपने प्रोजेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कैसे आर्किटेक्चर उसका डिफ़ाइन होगा और कैसे वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, कैसे वो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होगा। तो बाकी सारे कोर्सेज़ की तरह हम अपने प्रोजेक्ट को बहुत बल्कि और बहुत हम हार्ड टू अंडरस्टैंड नहीं बनाएंगे। हम समझेंगे कि कैसे प्रोडक्शन लेवल कोड आप जब लिखने जाओगे अपने इंडस्ट्री में या अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट पे, तब कैसे प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर रख सकते हो। और ये एक बहुत स्टैंडर्ड तरीका है जिसे हर बड़ी कंपनियां या हर बड़े प्रोजेक्ट में फॉलो किया जाता है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें जनरली हमारा 3 पार्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है कंट्रोलर, दूसरा होता है सर्विस, तीसरा होता है डाउ। एक एक करके देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। कंट्रोलर क्लास जो होता है, ये क्लास आपका रिस्पॉन्सिबल है किसी भी तरह के रेस्ट एपीआई कॉल को इंटरसेप्ट करने में। सपोज ब्राउजर से या आप अपने पोस्टमैन या किसी भी अदर क्लाइंट से आप जब एक रिक्वेस्ट को हिट करते हो जो आपके एप्लीकेशन में डिफाइंड है, तो पहला जो एंट्री पॉइंट होता है जो स्प्रिंग उसे इंटरसेप्ट करता है, उसे हम कहते हैं कि वो एक कंट्रोलर क्लास में डिफाइंड होता है। वहाँ पे जो भी आपने रिक्वेस्ट बॉडी डिफाइन किया होगा या आपने कोई रिक्वेस्ट पैरामीटर यूज़ किया होगा, उन सारे को हम अपने कंट्रोलर लेवल पे पार्स करते हैं। तो ये हमारा पहला मॉडल हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर। उसके बाद हमारा कॉल जाता है सर्विस लेयर पे। अब सर्विस लेयर का काम ये है कि जो भी आपके एप्लीकेशन का जो बिज़नेस लॉजिक है, जो आपका एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, उसे आप अपने सर्विस लेयर में इम्प्लीमेंट करते हो। जैसे कि एग्जांपल के तरीके से आप किसी रिक्वेस्ट बॉडी को आप चाहते हो वैलिडेट करना कि उसमें कुछ मैंडेटरी फील्ड्स है या नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो कि हम जो अपना बनाएंगे फीड एप्लीकेशन, हम चेक करेंगे कि यूज़र ने जो जेसन भेजा है क्या उसमें बॉडी नाम का या जो भी आपने मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स डिफाइन किया हो क्या वो प्रेजेंट है या नहीं। इन तरह का जो वैलिडेशन होता है जो आपका एप्लीकेशन के लिए होता है, उसे हम सर्विस लेयर में यूज़ करते हैं। थर्ड हमारा लेयर होता है डाउ लेयर। डाउ स्टैंड्स फॉर डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो होता क्या है कि आपका जो स्प्रिंग एप्लीकेशन है वो एक जावा एप्लीकेशन है, राइट। और आपका जो डीबी है वो सपोज आप अभी के लिए मान लो कि वो एक माई एसक्यूएल डीबी रन हो रहा है। तो आपका जो भी जावा का कोड होगा आप उससे डेटाबेस के एक लो लेवल यानी कि जो एसक्यूएल क्वेरीज होगा, या आप अगर आप नो एसक्यूएल यूज़ करें तो उसका जो नो एसक्यूएल क्वेरी होगा आप उसमें कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन किस लेवल पे होगा। डेटाबेस में आप जब भी कोई चीज़ों को ऐड करोगे या गेट करोगे अपडेट करोगे, वो सारे किस लेवल पे होंगे, वो सारा जो भी चीज़ होगा वो आपके डाउ लेवल पे होंगे, वो आपका डाउ लेयर में होगा। तो फिर से कंट्रोलर आपका वो फर्स्ट लेयर है जहाँ पे आप अपने रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हो और आप चेक करते हो कि उसका हेडर्स क्या है, उसका पैरामीटर्स क्या है, उसका बॉडी क्या है। जब आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया तो आपका जो एप्लीकेशन का जो एक्चुअल बिजनेस लॉजिक होता है, जहाँ पे आप ये बोलते हो कि मेरा एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, क्या किसी जेसन को वैलिडेट करना है, क्या उसमें कुछ पार्सिंग करना है, आप उन चीज़ों को करते हो अपने सर्विस लेयर पे। थर्ड हमारा डाउ लेयर होता है जहाँ पे हम डीबी का जो हमारा डेटाबेस है, हम उसका जो भी ऑपरेशंस करते हैं उनका जो कोड होता है वो हम डाउ लेयर पे लिखते हैं। तो हमारा जो एप्लीकेशन होगा हम उसमें सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे बिकॉज ये वाइडली नोन पैटर्न है और ये हर जगह यूज़ होता है। और आइए हम देखते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को हम सबसे बेसिक तरीके से कैसे सेटअप कर सकते हैं इन तीनों मॉड्यूलर लेयर को यूज़ करके। इन तीनों को दिखाने के लिए हम 3 पैकेज क्रिएट करेंगे। सबसे पहला पैकेज होगा मेरा कंट्रोलर, एक हमारा पैकेज बनेगा सर्विस, एक पैकेज हमारा बनेगा डाउ, DAO, ठीक है। तो हमारा ये 3 पैकेज बन चुका है। अभी के लिए क्या करेंगे, हम अपने फीड वाले को हम डिलीट कर देंगे और हम देखेंगे कि हम बेसिक से कैसे इनको स्ट्रक्चर में डालते हैं। सबसे पहले क्या होगा, अगर आप इस डायग्राम को फॉलो करते हो तो हमारा जो पहला जो डेफिनेशन होगा किसी भी चीज़ का वो हम करेंगे कंट्रोलर क्लास में। अभी के लिए हमारा जो बिजनेस यूज़ केस हमें पता है कि एक यूज़र है, वो एक पोस्ट को चाहता है कि वो उसे सेव करे, उसे गेट करे, उसे अपडेट करे, डिलीट करे। इस टाइप के लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे कंट्रोलर लेयर पे जिसका हम नाम रखेंगे फीड कंट्रोलर। उसी के करस्पॉन्डिंग हम एक सर्विस क्लास बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे फीड सर्विस, और उसी पे हम अपना डाउ लेयर पे क्लास बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम फीड
डाउ। तो आइए हम पहले इन तीनों क्लासेस को अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट करते हैं। कंट्रोलर में सबसे पहले मैं जाऊंगा और मैं करूंगा फीड कंट्रोलर। मैं डाउ में करूंगा एक क्रिएट फीड डाउ, और मैं सर्विस में क्रिएट करूंगा फीड सर्विस। तो हमने अपने तीनों क्लासेस को हमने डिफाइन कर दिया है अपने एप्लीकेशन में। अब सबसे पहले अगर हम डायग्राम को फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम अपने कंट्रोलर क्लासेस को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने कंट्रोलर में एक यहाँ बनाएंगे रेस्ट एंड पॉइंट जो हमारा सर्व करेगा गेट फीड्स को। ठीक है, उसके लिए क्या होगा पब्लिक, और हमें ध्यान देना है कि हमारा जो ये गेट फीड्स होगा ये मल्टीपल फीड्स को रिटर्न कर सकता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे अभी के लिए फॉर टेम्पररी पर्पस हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग ही डिफाइन करते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग गेट फीड्स। हम यहाँ पे गेट मैपिंग दे देते हैं जैसा हमने देखा लास्ट लेक्चर में, और यहाँ पे मैंने दे दिया गेट फीड्स। ये हमारा कंट्रोलर अभी बनके तैयार है, हमें इसके अंदर अभी एक्चुअल लॉजिक लिखना है। लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस लॉजिक को डेलीगेट करना है सर्विस लेयर को। हम अपना कुछ भी बिजनेस लॉजिक हम कंट्रोलर लेयर पे नहीं लिखेंगे। तो आइए हम रेडी करते हैं अपने सर्विस लेयर को। मैं सर्विस वाले पैकेज में जाऊँगा फीड सर्विस क्लास में, और मैं यहाँ पे एक सेम मेथड डिफाइन करूँगा जो कि मेरा सर्विस लेयर को हैंडल करेगा। अब जनरली हमारा एक नोटेशन ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो यूनिफॉर्म रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारे कंट्रोलर में एक मेथड डिफाइंड है गेट फीड्स करके, तो हम उन सेम मेथड नेम को हम सारे जगह पे प्रोपोगेट करते हैं, सो दैट हमारा कोड जो है वो रीडेबिलिटी में और इजी हो जाए और ये कॉम्प्लेक्स नहीं हो इसको समझने में कि कौन सा हमारा मेथड किस मेथड को कॉल कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अपने सर्विस क्लास में भी हम सेम मेथड डिफाइन करेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग गेट फीड्स। ठीक है, अब हमारा जो सर्विस क्लास का मेथड भी तैयार है, और ये सर्विस क्लास जो है अल्टीमेटली डेलीगेट किसको करेगा, ये डेलीगेट करेगा हमारे डाउ लेयर को। तो आइए हम डाउ लेयर को भी रेडी कर लेते हैं। डाउ लेयर में जाएंगे, हमारा एक सेम मेथड रहेगा पब्लिक स्ट्रिंग गेट फीड्स। अब जैसे कि अभी के लिए हम समझते हैं कि हमारा जो डाउ लेयर है वो लास्ट लेयर है, और हम डाउ लेयर में हम जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम रिटर्न बैक करेंगे फ्रॉम डाउ टू सर्विस, सर्विस टू कंट्रोलर, कंट्रोलर टू माई क्लाइंट एप्लीकेशन। तो हम अभी के लिए क्या करते हैं, हम डाउ लेयर पे एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स फ्रॉम डाउ लेयर। हमारा जो डाउ लेयर का मेथड है वो अब एक रिस्पॉन्स एमिट कर रहा है। अब हमें इस रिस्पॉन्स को हैंडल करना होगा अपने सर्विस क्लास में। तो हम सर्विस क्लास में जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे डाउ लेयर को कैसे यूज़ करेंगे। इसके लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो आइए समझते हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। तो डिपेंडेंसी क्या होता है कि सपोज एक कंपोनेंट आपका कंपोनेंट ए है, अगर उस कंपोनेंट को रन टाइम पे अगर कंपोनेंट बी चाहिए किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने में, तो जो कंपोनेंट बी है वो कंपोनेंट ए का डिपेंडेंसी बन गया। जस्ट टू रीआइटरेट अगेन, अगर एक कंपोनेंट ए है, अगर उसको रन टाइम पे कंपोनेंट बी का डिमांड है, तो जो कंपोनेंट बी है वो आपका रन टाइम पे कंपोनेंट ए का डिपेंडेंसी बन गया। जैसे कि हमारा जो फीड सर्विस क्लास है उसको रन टाइम पे फीड डाउ का यूज़ है, तो फीड डाउ जो क्लास है वो एक तरह से डिपेंडेंसी है फीड सर्विस क्लास का। यहीं पे हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है कि स्प्रिंग ने कितना ईजी कर दिया डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिखें, सपोज तो जनरली हमारे पास अगर एक क्लास होता है तो हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। सपोज हमारा क्लास का नेम है मान लो ए, तो हमें कैसे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ए, और हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मेथड कॉल होता है उसको हम कॉल करते हैं। लेकिन स्प्रिंग ने इसे काफ़ी ईजी कर दिया है। स्प्रिंग क्या करता है, आउट ऑफ द बॉक्स इन डिपेंडेंसी को रन टाइम पे इंजेक्ट करता है। जैसे कि
हमारा जो फीड सर्विस है उसे फीड डाउ चाहिए, तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फीड डाउ का। वो कैसे करेंगे, फीड डाउ, फीड डाउ, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फीड डाउ में जाएंगे और जो भी मेरा मेथड है हम उस मेथड को कॉल करेंगे। अब ये जो मेथड है वो एक स्ट्रिंग ला के देगा मुझे, तो हम यहाँ से इसे रिटर्न करवा देंगे। तो अब क्या है कि मेरा जो सर्विस क्लास है वो डाउ क्लास से हुक हो चुका है और डाउ क्लास का जो भी रिटर्न वैल्यू है हम उसे बैक प्रोपोगेट कर रहे हैं अपने सर्विस क्लास से। अब हमें ये सेम फंडा यूज़ करना होगा अपने कंट्रोलर क्लास पे। तो जो मेरा कंट्रोलर है उसके लिए रन टाइम पे क्या डिपेंडेंसी है, उसका डिपेंडेंसी है कि उसे सर्विस क्लास चाहिए, राइट। तो सर्विस क्लास यहाँ पे कंट्रोलर क्लास का डिपेंडेंसी बन गया, तो हम उसे भी हैंडल करेंगे यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और हमें यहाँ पे चाहिए फीड सर्विस का ऑब्जेक्ट। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिफाइन कर लिया और फीड सर्विस डॉट गेट फीड्स, ये जो है वो सर्विस क्लास का रिस्पॉन्स लेके आएगा और हम उसे यहाँ से रिटर्न कर देंगे। आइए हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम बिल्ड होता है या नहीं होता है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो मैं उसे बिल्ड करने का ट्राई करूँगा। अभी आप देख सकते हो कि हमारे एप्लीकेशन में कहीं भी कुछ भी हमें एरर्स नहीं दिख रहे हैं। आइए हम इसे बिल्ड करने का ट्राई करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्ड हो चुका है, हमारा एप्लीकेशन बिल्ड हो चुका है। और अब अगर हम जाके अपने हम लोकल होस्ट पे अगर हम यहाँ पे /API v1/get feeds करेंगे तो ये मुझे एरर दे रहा है कि ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि रिस्पॉन्स क्या आएगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है ये वो समझते हैं। तो एप्लीकेशन काम नहीं करने के पीछे रीज़न क्या है कि हमने इसे यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन नहीं डिफाइन किया था। हम उसे डिफाइन कर देंगे और अब हम इसे बिल्ड करेंगे। हमारा एप्लीकेशन यहाँ बिल्ड हो चुका है। अब जाके हम इसे हिट करते हैं अपने एप्लीकेशन पे, तो हमें दिख रहा है कि ये एंड पॉइंट तो हिट हुआ बट हमें एरर स्टेटस कोड आ रहा है 500। आइए समझते हैं कि एरर क्यों आ रहा है। अगर हम जाके देखेंगे तो हमें अपने कंसोल पे बहुत सारे लॉग्स मिले हैं। हम इन लॉग्स को समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहला आपका लॉग्स आया है आपके फीड सर्विस क्लास से कि जो फीड सर्विस का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कंट्रोलर में वो अभी नल है। और ये सही रीज़न है क्योंकि हमने जब यहाँ पे फीड सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमने कभी भी इसे ऐसे डिक्लेयर नहीं किया = न्यू फीड सर्विस। जब तक हम इसे ऐसे डिक्लेयर नहीं करेंगे हमारा ऑब्जेक्ट कभी क्रिएट ही नहीं होगा। स्प्रिंग ने इन्हीं चीज़ों को काफ़ी ईजी बना दिया है। इसी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने का अलग तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका जिसे हम समझते हैं। उसके लिए क्या होता है कि हमें यहाँ पे एक एनोटेशन यूज़ करना होगा जो स्पेशल एनोटेशन है, उसे हम कहते हैं ऑटो वायर्ड। ठीक है, हमने यहाँ डिफाइन किया कि मेरा जो फीड सर्विस है वो एक ऑटो वायर्ड डिपेंडेंसी है। ऑटो वायर्ड डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि ये जो फीड सर्विस है स्प्रिंग इसे समझ जाएगा कि मुझे इस फीड सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसे यहाँ पे लाके सर्व करना है और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इससे हुक हो जाएगा। तो आइए हम इसे देखते हैं कि रन हो रहा है या नहीं, और हम समझते हैं कि अगर रन नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हमारा पर्पस इस कोर्स का ये है कि हम बेसिक से समझे कि हमारा एप्लीकेशन कैसे बिल्ड हो रहा है और कैसे स्प्रिंग काम कर रहा है। तो आइए हम इसे ट्राई करते हैं दोबारा से बिल्ड करने का। हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे बिल्ड नहीं हुआ, राइट। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपको दिखेगा कि फीड सर्विस जो है जो हमने फीड कंट्रोलर में डिफ़ाइन किया है उसे एक बीन चाहिए और वो बीन उसे नहीं मिला। अब आइए समझते हैं कि बीन क्या है, और ये जो बीन है ये स्प्रिंग बूट का सबसे कोर कॉन्सेप्ट है। और आप कोई भी इंटरव्यूज़ दोगे, आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, उसमें आप अगर आपने कहा है कि आपको स्प्रिंग बूट आता है तो ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि बीन्स क्या है। तो बीन्स क्या है कि जो भी कंपोनेंट्स स्प्रिंग बूट खुद से मैनेज कर रहा है, जो आप मैनेज नहीं कर रहे हो, उसे हम कहते हैं बीन्स। अब इसका मतलब क्या ये समझते हैं। 1 मिनट के लिए मैं इस ऑटो वायर्ड को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे न्यू फीड सर्विस डिफाइन करता हूँ। ठीक है, अब आप समझिए कि यहाँ क्या हो रहा है कि मैंने इस फीड सर्विस ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग को नहीं दिया है मैनेज करने के लिए, मैं इसे खुद मैनेज कर रहा हूँ। मैनेज करने का मतलब क्या है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को खुद क्रिएट कर रहा हूँ और जब मैंने इसे क्रिएट किया तो स्प्रिंग बूट का इसमें कोई रोल नहीं है। तो स्प्रिंग बूट के लिए ये स्प्रिंग मैनेज्ड डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन हमें स्प्रिंग का इसी फीचर को यूज़ करना है कि स्प्रिंग कैसे डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करता है रन टाइम पे। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक एनोटेशन को ऐड किया जिसका नाम था ऑटो वायर्ड। नाउ जैसे हमने इस ऑटो वायर्ड को हमने अपने इस ऑब्जेक्ट से हुक किया, स्प्रिंग क्या सोच रहा है कि मुझे इस फीड सर्विस को मुझे यूज़ करना है।
अब क्या है कि स्प्रिंग जाएगा इस फीड सर्विस क्लास में और इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ट्राई करेगा। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि मैंने पहले बताया था अपने लेक्चर 1 में कि स्प्रिंग जो है वो कुछ कंपोनेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि क्या उसे वो खुद से मैनेज करना है या क्या उसे यूज़र को मैनेज करने देना है। अगर हम कहते हैं कि नहीं स्प्रिंग ये तुम्हें मैनेज करना है, तो हमें स्प्रिंग को बताना होगा कि ये जो क्लास है, ये जो मॉड्यूल है, उस स्प्रिंग को मैनेज करना है। उसके लिए हमें उस क्लास को एनोटेट करना पड़ेगा एक स्पेशल टाइप के एनोटेशन से। ठीक है, अभी क्या है कि आप ध्यान दोगे तो हमारा जो फीड कंट्रोलर क्लास है उस स्प्रिंग मैनेज कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसे एनोटेट किया एट द रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन से। लेकिन जब हमने अपने कंट्रोलर क्लास में ये कहा कि मुझे फीड सर्विस का एक डिपेंडेंसी चाहिए, स्प्रिंग गया उस फीड सर्विस पे, बट स्प्रिंग ने देखा कि ये क्लास तो मैं मैनेज ही नहीं कर रहा हूँ, आपने तो एनोटेट किया ही नहीं फीड सर्विस क्लास को कि मुझे इसको यूज़ करना है। इसीलिए यहाँ पे आपको एरर आया है कि स्प्रिंग जो है उसे एक बीन चाहिए था फीड सर्विस क्लास का, लेकिन उसे वो नहीं मिला। हमने ऑटो ऐड यूज़ किया था, स्प्रिंग ने चाहा कि मैं उसे खुद मैनेज करूँ, बट स्प्रिंग उसे यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि वो स्प्रिंग मैनेज नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो जो भी क्लासेस हम चाहते हैं कि उसे स्पेशल टाइप से स्प्रिंग मैनेज करे, हमें उसे एनोटेट करना पड़ता है। उसका तरीका क्या है कि हम अपने उस क्लासेस को कंपोनेंट से एनोटेट कर सकते हैं। अब जैसे हम कंपोनेंट से एनोटेट करेंगे, स्प्रिंग क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि मुझे इस क्लास को खुद मैनेज करना है और वो इसका ऑब्जेक्ट ढंग से डिफाइन कर देगा। आइए हम इसे देखते हैं रन करने का। अब मुझे वो एरर नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने अपने सर्विस क्लास में मैंने उसे एक डिपेंडेंसी एज अ बीन उसे डिफाइन कर दिया, उसे अब स्प्रिंग मैनेज करेगा। हम फिर से अपने एंड पॉइंट को हिट करने का ट्राई करेंगे, बट फिर से हमें एरर मिला है 500। ना इसके पीछे का रीज़न क्या, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस बार जो सर्विस में हम फीड डाओ क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हम बता ही नहीं पा रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग को कैसे हैंडल करना है। तो जैसे कि हमने अपने कंट्रोलर क्लास में एनोटेट किया था ऑटो वायर्ड से, हमें सिमिलर वे में हमें सर्विस क्लास में एनोटेट करना होगा ऑटो वायर्ड से, और साथ ही साथ हमें बताना होगा स्प्रिंग को कि ये जो फीड डाओ क्लास है उस स्प्रिंग को मैनेज करना है। हम उसके लिए यहाँ पे आके कंपोनेंट यूज़ कर लेंगे। अब क्या है कि जो भी मेरा चेन ऑफ कमांड है कि मेरा कंट्रोलर से सर्विस जाएगा, अब ये जो सर्विस क्लास है वो भी स्प्रिंग मैनेज्ड है, सर्विस जो है वो डाओ लेयर को कॉल कर रहा है, डाओ लेयर भी मेरा स्प्रिंग मैनेज्ड है। अब हम देखते हैं इस रन करके कि हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। अब हमें दिख रहा है कि हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। अब ये रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अपने स्प्रिंग के पूरे चेन को कंट्रोल कर लिया है और स्प्रिंग जो है वो उन सारे क्लासेस को खुद मैनेज कर रहा है, उन सारे बीन्स को खुद मैनेज कर रहा है और उन बीन्स को वो रन टाइम पे एनोटेट करके हमें दे रहा है। अब यहाँ पे कुछ बहुत स्पेशल चीज़ें जो हमें जाननी चाहिए कि जनरली हमारा जो कंट्रोलर क्लास होता है हम उसका एनोटेट करते हैं एट द रेस्ट कंट्रोलर से। जो हमारा सर्विस क्लास होता है अभी हम उसे एनोटेट कर रहे हैं एट द रेट कंपोनेंट से, लेकिन ये जो कंपोनेंट है वो बहुत जेनरिक एनोटेशन है। हमारे पास इसका कुछ स्पेशलाइज्ड एनोटेशन भी है जो हम यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम सर्विस क्लासेस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम यहाँ पे एट द रेट सर्विस यूज़ करते हैं, सो दैट हमें जब कोड स्ट्रक्चर करने का चांस मिले तो हमें समझ में आए कि हमारा जो ये सर्विस क्लास है वो सर्विस का बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर रहा है। सिमिलर वे में हमारा जो डाओ क्लासेस होता है हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं रिपोजिटरी एनोटेशन से। अब ये जो रिपोजिटरी है वो भी कंपोनेंट टाइप का एनोटेशन है, बट हम यहाँ पे स्पेशली हम कोड रीडेबिलिटी के लिए बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो ये रिपोजिटरी एनोटेशन है वो जनरली डाओ क्लासेस में इम्प्लीमेंट होगा। अगर हम इसे फिर से बिल्ड करेंगे तो हमें कुछ भी चेंजेस नहीं दिखेगा, जस्ट हमारा कोड और स्ट्रक्चर वे में रेडी हो गया है। तो रिस्पॉन्स में कुछ भी चेंजेस नहीं है क्योंकि ये जो है सेम तरीके से काम कर रहा है, बस हमने अपने एनोटेशंस को इम्प्रूव कर लिया है। हमारा अब ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है जहाँ पे हम समझ चुके हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे हम कैसे मल्टीपल लेयर में स्ट्रक्चर कर सकते हैं और हम कैसे प्रॉपर्ली किसी क्लास का एनोटेट करवा सकते हैं और हम कैसे स्प्रिंग के हेल्प से हम स्प्रिंग मैनेज्ड डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर सकते हैं अपने रन टाइम पे। तो बेसिकली मैं फिर से अगर बताना चाहूँ, क्लियर करना चाहूँ, तो कंट्रोलर क्लास में जो आपको डिपेंडेंसी चाहिए फीड सर्विस का, वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो रहा है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब क्या है, पहला बात तो ये है कि आपका जो फीड सर्विस है वो डिपेंडेंसी है। दूसरा क्या है, इंजेक्शन की स्प्रिंग इसे रन टाइम पे खुद इंजेक्ट कर रहा है, ये स्प्रिंग का मैनेज डिपेंडेंसी है, इसे हम मैनेज नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ द होल मीनिंग ऑफ हाउ द डिपेंडेंसी इंजेक्शन वर्क्स इन स्प्रिंग एंड कैसे हमारा जो स्प्रिंग है वो मल्टीपल लेयर्स पे प्रोजेक्ट को हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं और कैसे हम उसे मोर मॉड्यूलर कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम आज के इस लेक्चर के लास्ट लेग में चलते हैं जहाँ हम ये समझते हैं कि हम कैसे अपने डेवलपमेंट वर्कस्पेस को और सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये एक डेटाबेस को भी यूज़ करता है और इस कोर्स के लिए हम MySQL डेटाबेस का यूज़ करेंगे और हम आज के इस पोर्शन में देखते हैं कि कैसे हम इस SQL डेटाबेस को सेटअप कर सकते हैं और उसके लिए क्या रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में जाओ और यहाँ पे आप सर्च करो MySQL
डाउनलोड फॉर विंडोज़। अगर आप कोई और ओएस यूज़ करो तो आप उसके लिए सर्च कर सकते हो। आपको फर्स्ट लिंक आएगा डाउनलोड माई एसक्यूएल इंस्टॉलर का, आप उस पर जा सकते हो और यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। और यहाँ पे चूज़ करना है हमें सेकंड ऑप्शन, जो कि अराउंड 300 समथिंग MB का होगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और आप उसे फिर ओपन कर सकते हो। तो एक बार जब आपका ये वाला इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाए, उसके बाद अब आप उस इंस्टॉलर को आप ओपन करो। वो .exe फाइल होगा, आप उसे इंस्टॉल कर लो, आप उसे ओपन करो और वो आपको इस तरह का एक विजार्ड दिखाएगा जो इंस्टॉलेशन के लिए होगा। आप यहाँ पे नेक्स्ट 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 करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। एट द एंड आपका माई एसक्यूएल जो है वो आपके लोकल होस्ट पे इंस्टॉल हो जाएगा। मेक श्योर कि आप जब इंस्टॉल कर रहे हो तो नेक्स्ट में जाओगे तो आपको माई एसक्यूएल सर्वर का ऑप्शन भी आएगा और आपको एक माई एसक्यूएल वर्कबेंच का भी ऑप्शन आएगा ना। ये जो माई एसक्यूएल सर्वर है वो आपका एसक्यूएल को रन करेगा एज अ सर्वर आपके लोकल होस्ट पे। और ये जो माई एसक्यूएल वर्कबेंच है वो एक तरह का डेटाबेस क्लाइंट है जो हमें अलाउ करेगा कि हम अपने माई एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करें और हम देख पाएँ कि उसमें कौन से टेबल्स है, उसमें क्या डेटा है, उसमें क्या स्कीमास है। तो दिस विल एक्ट लाइक अ क्लाइंट फॉर अस। अगर आप चाहे तो आप बस एसक्यूएल सर्वर को भी इंस्टॉल कर सकते हो और आप किसी और भी क्लाइंट को यूज़ कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एट द एंड हमें एक सर्वर चाहिए जो हमारे एसक्यूएल को रन करे हमारे लोकल सिस्टम पे, और हमें एक क्लाइंट चाहिए जिससे हम उस डेटाबेस से कनेक्ट कर पाएँ। एक बार जब आपका माई एसक्यूएल सर्वर रन होना स्टार्ट हो गया है और आपका जो वर्कबेंच है वो आपका इंस्टॉल हो चुका है, तो आप यहाँ से आप अपने सिस्टम के वर्कबेंच को ओपन कर लो। तो आपका जो माई एसक्यूएल वर्कबेंच है वो कुछ इस तरह के UI से ओपन होगा। अगर आपको एक नया कनेक्शन क्रिएट करना है डेटाबेस से, तो आप उसके लिए यहाँ माई एसक्यूएल कनेक्शंस के प्लस पे क्लिक कर सकते हो। ये आपसे आपका कनेक्शन नेम पूछेगा, आप कुछ भी नेम रख सकते हो। कनेक्शन मेथड को आप TCP IP छोड़ सकते हो, डिफॉल्ट वन। होस्ट नेम में आपका लोकल होस्ट पे ये एसक्यूएल सर्वर रन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे लोकल होस्ट का IP एड्रेस स्टोर्ड है। और एसक्यूएल जो है वो बाय डिफॉल्ट 3306 पोर्ट पे रन होता है, तो वो पोर्ट नंबर यहाँ पहले से डिफाइंड है। उसके बाद हमें अपना यूजर नेम पासवर्ड को चूज करना है, हमें इनपुट करना है, जिसकी मदद से वो उस एसक्यूएल सर्वर से ऑथेंटिकेट करेगा। आपने जब एसक्यूएल को इंस्टॉल किया होगा तो आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर्ड होगा, आप उसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको रूट यूज़र नेम यूज़ करना है तो आप रूट यूज़र नेम यूज़ करो, अगर आपको थर्ड यूज़र यूज़ करना है तो आप थर्ड यूज़र यूज़ कर सकते हो। इतना कुछ करने के बाद हम यहाँ पे जाके टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहले से एक यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन स्टोर्ड है, मैं उसे शो करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन नेम रखा है स्प्रिंग स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे होस्ट नेम पोर्ट नंबर लोकल होस्ट का ही रखा है और मैंने यूज़र नेम यहाँ पे स्प्रिंग स्टूडेंट यूज़ किया है। आप चाहो तो आप रूट यूज़र भी यूज़ कर सकते हो, आप बिल्कुल फ्री हो से यूज़ करने के लिए। जब इतना कुछ हो जाए तो आपको फिर टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करना है, वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड एंटर कर दो और एट लास्ट में आपको ये सक्सेसफुली कनेक्शन का मैसेज आना चाहिए। एक बार जब आपका ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा आप उसे स्टोर कर लो और वो आपको यहाँ पे एज अ न्यू टैब शो करेगा। इतना कुछ करने के बाद हमारा जो माई एसक्यूएल का सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है और हमने उसे एज अ एसक्यूएल सर्वर रन भी किया अपने लोकल मशीन पर और हम उससे कनेक्ट भी कर पा रहे हैं थ्रू डेटाबेस क्लाइंट। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने देखा कि हम कैसे अपने स्प्रिंग बूट को और कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। हमने स्टार्ट किया कैसे हम उसमें ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम उसमें लॉगिंग लेवल को सेट कर सकते हैं, कैसे हम उसमें कॉन्टेक्स्ट पाथ को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पाथ को सेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट को मल्टीपल लेयर्स में कर सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे कंट्रोलर लेयर हो गया, सर्विस लेयर हो गया, डाउ लेयर हो गया। और फिर हमने देखा कि कैसे हम उसमें अलग अलग तरह से डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर सकते हैं और कैसे स्प्रिंग बूट उसे एज अ बीन्स हैंडल करता है। और एट लास्ट हमने अपने डिवाइस को प्रॉपर्ली सेटअप कर लिया है विथ हेल्प ऑफ माई एसक्यूएल सर्वर एंड माई एसक्यूएल क्लाइंट, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे अपने एप्लीकेशन को और अच्छे से क्रिएट करने में और उसे और अच्छे से बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे लोगों में शेयर करें ताकि जो भी नए स्प्रिंग बूट लर्नर्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें एक अच्छा यूजफुल कंटेंट मिले। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।